दोस्तों, कहानी की शुरुआत सिया नाम की एक लड़की से होती है जो आज बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसकी शादी उसके मन पसंदीदा मर्द के साथ होने वाली थी जिसका नाम की चैन से था। जब वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जा ही रहे होते हैं, इतने में चैन के पास एक छोटा सा बच्चा भाग कर आता है और उसे गले लगाकर डैड कहने लग जाता है। ये सब कुछ सुनकर तो सिया के होश ही उड़ जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि अचानक से ये क्या हो गया एंड ये छोटा सा बच्चा आखिरकार चैंसे को डैड क्यों कह रहा है। पहले तो उसे ऐसा लगता है कि बच्चे को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन जब वो चैंसे से इस बारे में पूछती है तो चैंसे उसे बोलता है कि ये बच्चा उसी का है। दरअसल वो सीसी नाम की लड़की के साथ रिलेशनशिप में था एंड उसी दौरान उसका ये बच्चा हो जाता है और इसीलिए वो सिया को बोलता है कि उसे उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, बल्कि में उसे सीसी के साथ ही शादी करनी है। ये सब कुछ सुनकर तो सिया के होश ही उड़ जाते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था जिस इंसान के लिए उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वो किसी और औरत के साथ अपनी एक पूरी फैमिली बनाए बैठा है। इसी दौरान वहाँ पर एंट्री हो जाती है सीसी की। सीसी वहाँ पर आते ही उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लग जाती है कि चैन से हमें अंदर जाकर इस मैरिज सर्टिफिकेट जल्दी से बनवा लेना चाहिए। चैन से जो सिया होती है उसे देखकर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बस कुछ टाइम बाद जब रो बड़ा हो जाएगा, मैं तुमसे बहुत ही ग्रैंड तरीके से शादी कर लूँगा। तब तक तुम मेरा इंतज़ार करो। सीसी कहने लग जाती है कि आई नो तुम चैन से शादी करने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो चलो मैरिज ब्यूरो के बाहर मैं तुम दोनों के साथ में फ़ोटो खींच लेती हूँ आखिरी बार। ये सब कुछ देखकर ना उस टाइम पर तो हमारी जो सिया थी वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो गई थी। सिचुएशन में वो किस तरीके से रिएक्ट करे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तभी चैन से उसका हाथ पकड़ता है और कहने लग जाता है कि मेरी मजबूरियों की वजह से मुझे सीसी को संभालना पड़ रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी गलती की वजह से हमारे बच्चे को कोई भी परेशानी हो। तो इसीलिए तुम सारी सिचुएशन को समझो कि मुझे तुमसे पूरी आशा है। कुछ टाइम के लिए मुझे सीसी के साथ रहना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो जाएगा। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तुम सीसी की भी प्रॉब्लम समझो, आखिरकार वो सिंगल तरीके से कैसे इस बच्चे को संभाल पाएगी। ऐसा ही कहकर वो सीसी और अपने बेटे का हाथ पकड़ता है और उसके बाद उसे अंदर लेकर चला जाता है। सिया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन अब वो डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चैंसे के पास तो वो लौट कर वापस नहीं जाएगी। वो फटाफट से अपने बैग से अपना फ़ोन निकालती है एंड इसी दौरान वो कॉल करती है एक ऐसे इंसान को जो वाकई में उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था, जो उसका नाम की जिन था। वो जिन को कॉल कर कहती है कि क्या अभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। उसकी बातों को सुनकर जिन बड़ा ही खुश हो जाता है एंड उसे बोलता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा फीलिंग है। जहाँ पर सिया कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जब उसके प्रपोजल का बिना कुछ सोचे समझे उसी टाइम हाँ का रिप्लाई कर देता है। दरअसल वो सिया से 10 सालों से प्यार करता था एंड तब से वो उसका इंतज़ार कर रहा था। आज फाइनली वो दिन आ गया था, तो फटाफट से अपने ड्राइवर को बुलाता है एंड हमारी जो सिया थी उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए चला जाता है। सिया की बातें सुनकर जिनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है। तो दूसरी तरफ हम सिया को देखते हैं जो वहीं पर ही बाहर बैठकर अभी भी वेट कर रही होती है जिन का। लेकिन जिन के आने से पहले ही वहाँ पर जो चैन से होता है वो सीसी के साथ और उसके बेटे के साथ बाहर आ जाता है और सिया को वहाँ पर देखकर कहने लग जाता है कि तुम अब तक घर नहीं गई, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। सिया उसे बता देती है कि मैं अपने पार्टनर का वेट कर रही हूँ जिसके साथ मैं मैरिज सर्टिफिकेट बनवाऊंगी। चैन से उसके पास आकर कहने लग जाता है कि ये क्या ड्रामा कर रही हो, तुम तो मुझे पसंद करती हो ना, तो अचानक से तुमने ये प्लान कैसे चेंज कर दिया। सिया उससे बोलती है उसी तरीके से जैसे मैरिज ब्यूरो के सामने तुमने मुझे छोड़ दिया और दूसरी लड़की से शादी कर ली। अब तुम मेरे नहीं हो तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। सीसी उसके पास आती है और कहती है कि आई नो तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा मुझ पर। एक काम करो कि इन मैरिज सर्टिफिकेट्स को पकड़ कर तो फ़ोटो खिंचवा लो, इससे तो तुम्हारे दिल को तसल्ली मिलेगी और तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने चैंसी के साथ शादी कर ली। तो हमारी जो सिया होती है ना, उस मैरिज सर्टिफिकेट को पकड़ती है और ज़ोर से वहाँ पर नीचे पटक देती है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उन्हीं को देखने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि आखिरकार मसला क्या हो रहा है यहाँ पे। तभी सीसी जानबूझ के अपने बेटे रो को बोलती है कि जाओ आंटी से माफ़ी मांग कर आओ। और उसने तो अपने बेटे को सब कुछ सिखाया था कि उसे किस तरीके से सिया से बात करनी है। वो उसके पास जाता है और कहने लग जाता है कि मेरी मॉम और मेरी डैड के बीच में मत आओ, तुम एक मिस्ट्रेस हो, तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि मेरी मॉम की लाइफ से दूर चले जाओ। तभी वहाँ पर जिन की एंट्री भी हो जाती है। उसके हाथ पर एक बुके होता है और वो बहुत ही सज धज कर वहाँ पर आया हुआ होता है। कुछ टाइम बाद जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है एंड हमारी जो सिया होती है उसकी नज़र चंद पर पड़ती है तो वो बड़ी खुश जाती है
एंड उसके बाद उसे देखकर कहने लग जाती है कि थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। जिन उसे बड़ा ही प्यारा सा बुके देता है और कहने लग जाता है कि जिस भी पप्पू ने तुम्हें छोड़ा है ना, उसको उसके लाइफ में रिग्रेट ज़रूर होगा। इतने में ही उसकी नज़र चैनज़े पर पड़ती है एंड चैनज़े को देखकर तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है। वो कहने लग जाता है कि अच्छा, तुम्हें वो लड़की हो ना जिसने सिया को धोखा दिया, अब चलो हमारी लाइफ से दूर हो जाओ क्योंकि मैं इस लड़की से शादी करने वाला हूँ। ऐसे ही कहकर उसी के सामने से वो सिया को अपने साथ अंदर लेकर चला जाता है। लेकिन शादी करने से पहले एक बार उससे पूछता है कि कहीं वो ये शादी किसी ज़बरदस्ती में तो नहीं कर रही है, अगर वो चाहे तो अभी भी छोड़ सकती है। तो उन सब बातों को सुनकर सिया कहती है कि नहीं, मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है, मैंने इस बारे में सोच लिया है। तभी जिन को एक इम्पॉर्टेंट कॉल आता है एंड उस कॉल को उठाने के लिए वो वहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है। इतने में ही हम देखते हैं कि दूसरी तरफ एक आदमी होता है जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है एंड वो मीडिया वालों को ना इंटरव्यू दे रहा होता है हमारे जिन के बारे में कि वो कितना सक्सेसफुल बिजनेसमैन है एंड उसकी एक डील है आज जिन के साथ एंड ये डील उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी सिया जैसे ही इस न्यूज़ को देखती है ना, तो वो सोचने लग जाती है कि इतनी इंपॉर्टेंट डील होने के बावजूद भी जिन सिर्फ एक बार बुलाने पर उसके वहाँ पर आ गया। तो तभी वो जिन को देखकर कहती है कि तुम ना अपने बिजनेस के काम के सिलसिले से जा सकती हो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा वेट करूँगी क्योंकि वो बिज़नेस की डील बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तुमने उन्हें बोला भी है, अगर बोल के नहीं जाओगे तो इससे पूरे मार्केट में तुम्हारी इज्जत ख़राब हो सकती है। जिन उसकी बातों को मानकर वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही टाइम बाद हमारी जो सिया होती है जब अपने घर पर जाती है तो देखती है कि उसके घर पर वहाँ पर सीसी मौजूद है। अब ये सब कुछ देखकर तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है और वो उसे देखकर कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर आखिरकार कर क्या रही हो, शायद तुम भूल गई हो कि ये मेरा घर है और यहाँ से निकल जाओ। ये सब कुछ देखकर चैन से उसके सामने आता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती हो, सीसी यहाँ पर आई है तो क्या हो गया, तुम्हें तो इसका वेलकम करना चाहिए, ये तुम्हारी मेहमान है। सिया कहती है कि मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसका तुमसे रिलेशन है तो तुम दोनों के दोनों और तुम्हारी पूरी फैमिली मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं अभी के अभी पुलिस को कॉल कर दूंगी। ऐसा ही कहकर वो अपने रूम में जाती है। जैसे ही वो अपने रूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर जो सीसी है उसके कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। ये सब कुछ देखकर उसे समझ आता है कि उसी के घर पे इन दोनों ने नाइट स्पेंड किया था। अब ये सब कुछ देखकर ना उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उन दोनों के पास जाती है और कहती है कि जल्द से जल्द अगर तुम मेरे घर से बाहर नहीं निकले ना तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी। वो उन्हें कुछ टाइम की मोहलत देती है एंड किसी ज़रूरी काम के सिलसिले से वहाँ से बाहर चली जाती है। कुछ ही टाइम बाद जैसे ही वो घर पर आती है ना तो एक नज़ारा देखकर ना उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके घर पर इतने सारे लोग मौजूद थे, साथ ही उन्होंने उसके घर पर इतनी गंदगी कर रखी थी। जैसे ही वो अंदर जाती है तो उन लोगों को देखकर कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम सब हो कौन और तुम्हें किसने इजाज़त दे दी मेरे घर पर इस तरीके से आकर ये सारा हंगामा करने की। उसकी बातों को सुनकर वो जो लड़के होते हैं वो उसे देखकर कहने लग जाते हैं कि हम यहाँ पर चैन से और सीसी की वेडिंग पार्टी अटेंड करने के लिए आए हैं। उसने शादी की है तो वो यहाँ पर पार्टी देने के लिए हमको आया है। और एक सेकंड, अब मैं समझा, तुम तो मिस्ट्रेस हो ना, उन दोनों के बीच में आई हो ना, जल्दी से तुम इस घर से निकल जाओ क्योंकि ये जो घर है ना वो चैनज़े का है। ऐसा ही कहकर ना वो उसके मुंह के ऊपर वाइन गिरा देते हैं। जो हमारी सिया थी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लग जाती है कि तुम अपने हद में रहो, लेकिन वो लड़के उसे मारने लग जाते हैं। इतने में ही ना वहाँ पर एंट्री हो जाती है चैनसे की। चैनसे को देखकर वो कहने लग जाती है कि तुम्हें मैंने यहाँ से बाहर निकलने के लिए बोला था, तुम इन सबको भी यहाँ पर लेकर आ गए। इतने में ही चैनसे की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है। वो दोनों के दोनों मिलकर सभी के सामने हमारी प्यारी सी सिया के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा बोलते हैं और उसे बहुत ज़्यादा बुली भी करते हैं। और इससे पहले कि हमारी सिया सारी सच्चाई उन लोगों को बता पाती, जो चैनसे की मॉम थी वो उसका हाथ खींचकर उसे कमरे में लेकर आ जाती है और उसे देखकर कहने लग जाती है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। मैं मानती हूँ कि तुम चैनसे को पसंद करती हो, लेकिन तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि चैनसे का एक लड़का ऑलरेडी है। क्या तुम उसकी लाइफ में मिस्ट्रेस बनकर रहना चाहती हो? और अगर नहीं रहना चाहती हो तो इस घर से निकल जाओ। हमारी सिया उन्हें देखकर कहने लग जाती है कि आप शायद भूल गई हैं कि ये घर मेरा है, तो मैं इस घर पे रहूँगी
और जो इस घर से निकलेगा वो कोई और नहीं है बल्कि मैं आपका बेटा और उसकी पूरी फैमिली यहाँ से निकलेगी। जैसे कि मॉम हमारे सिया को धमकियाँ देने लग जाती है और कहने लग जाती है कि अगर तुम ऐसे तरीके से हरकतें करती रहोगी ना तो जैसे तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेगा, इवन वो तुम्हारी तरफ कभी देखेगा भी नहीं। सिया उसे देखकर कहने लग जाती है कि मुझे उसकी तरफ देखना भी नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। ऐसा ही कहकर वो उसकी मॉम को वहाँ अकेले छोड़कर उन्हें धक्का मारकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। तो उधर ये सिया की शादी की खबर सुनकर चैंसे की मॉम का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। थोड़ी देर बाद जो सिया होती है वो बाहर भाग कर जाती है और इसी तरीके से अपने फ़ोन को ढूंढने लग जाती है ताकि वो पुलिस को कॉल करे। लेकिन तभी जो चैंसे होता है वो उसे पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि बड़ी आई तुम पुलिस को कॉल करने वाली, अब देखो कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। तुम मेरे खिलाफ जाना चाहती हो ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार मैं किस हद तक जा सकता हूँ। अब तक तुमने मेरा सिर्फ और सिर्फ प्यार देखा है, अब तुम मेरी नफरत भी देखोगी। तो तभी हम देखते हैं कि वो उन लड़कों को बोलता है कि तुम में से जिस भी लड़के को इसके साथ नाइट स्पेंड करना है वो कर सकता है। इसे अभी के अभी रूम में ले जाओ और इसकी ऐसी हालत करो जिसके बाद इसकी कभी हिम्मत ना हो मेरे खिलाफ जाने की और मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी बोलने की। सिया चैंसे को देखकर कहने लग जाते हैं कि तुम इस हद तक गिर सकते हो चैंसे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी वो जो लड़के होते हैं वो ज़बरदस्ती उसे खींचकर रूम में लेकर चले जाते हैं। हमारी जो सिया थी वो चीखती है, चिल्लाती है, चैंसे से भीख मांगती है कि वो उसे छोड़ दे, पर चैंसे उसकी एक बात भी नहीं सुनता है और ज़बरदस्ती उसे उन लड़कों के पास जाने देता है। तो उधर ही हमारा जो जन होता है बार बार सिया को कॉल कर रहा होता है पर सिया कॉल ही रिसीव नहीं करती है। उसे सिया की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लग जाती है। वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार सिया अचानक से कहाँ चली गई और वो उसका कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है, वो ठीक तो होगी ना। तो उधर ही जो सिया होती है फ़ोन कुंडों को देखकर कहने लग जाती है कि आखिरकार आप सभी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन वो जो लड़के होते हैं उसे देखकर कहने लग जाते हैं कि वाकई में ये लड़की तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसका रेप करने में तो मज़ा आएगा। ऐसा ही कहकर हमारे सिया को वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करते हैं। सिया जो थी बस वेट कर रही थी कि जिन वहाँ पर किसी भी तरीके से आ जाए, एक बार उसे खबर मिल जाए कि सिया इस हालत में है तो वो किसी भी तरीके से वहाँ पर आ ही जाएगा। वो जो लड़के होते हैं वो सिया की बहुत ही गलत तरीके से फ़ोटो खींचते हैं और उसे देखकर कहने लग जाते हैं कि आज तुम्हें कोई भी नहीं बचाएगा, देख लेना तुम यहाँ पर जितना चीखती रहो चिल्लाती रहो कोई तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा, बारी बारी करके हम सब तुम्हारे मज़े लेंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ना एंट्री हो जाती है हमारे जिन की। एंड जिन जैसे ही वहाँ पर आता है ना तो वो सभी जो लड़के होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं बिकॉज वो जानते थी कि जिन जो था वो शहर का नंबर 1 बिजनेसमैन था। तो उधर ये जो सिया होती है जिनको देखते ही उसे ज़ोर से गले लगा लेती है और कहने लग जाती है कि थैंक यू सो मच यहाँ पर टाइम से आने के लिए, अगर तुम यहाँ पर नहीं आए होते तो ना जाने ये मेरे साथ क्या कर लेते। थैंक यू मुझे बचाने के लिए, अब प्लीज़ मुझे यहाँ से अपने साथ लेकर जाओ। तो उधर ये जो जिन के आदमी होते हैं वो चैंसे के सारे दोस्तों को पकड़ लेते हैं जिसकी वजह से चैंसे भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसके बाद अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है हमारे जिन से। लेकिन जिन उसे भी नहीं बख्शता है और उसे भी बहुत ज़्यादा मारता है और कहने लग जाता है कि अगर आज के बाद तुम्हारी कभी भी हिम्मत हुई ना मेरी वाइफ पर उंगली भी उठाने की तो आई स्वयं मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा बिकॉज मैं कुछ भी सह सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी वाइफ के साथ कोई ऐसा करे मैं बिल्कुल नहीं सह पाऊँगा। तो इसी तरीके से जो चैंसे होता है वो सिया से भी माफ़ी मांगता है, लेकिन हमारी जो सिया होती है वो उसे धक्का मार देती है और कहती है कि मेरे दिल में ना तो तुम्हारे लिए कोई सिंपैथी है और ना ही तुम्हारे लिए कोई प्यार, मैं तुमसे सारे रिश्तों को तोड़ चुकी हूँ। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं जिसके बाद हमारी सिया सारा नुकसान उन्हें बताती है कि इनके लोगों ने यहाँ पर आकर उसका कितना ज़्यादा नुकसान किया। एंड इसी तरीके से वो पुलिस को विद प्रूफ बताती है कि उसका टोटल 30 मिलियन रुपीज़ का नुकसान हुआ है क्योंकि वहाँ पर जितनी भी एक्सपेंसिव चीज़ें थी उन सभी को इन्होंने तोड़ दिया था, साथ ही कुछ को तो चुरा भी लिया था। तो इसी तरीके से जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें कुछ टाइम पीरियड देते हैं और चैंसे को उतने पैसे वापस से हमारे जो सिया होती है उसे लौटाने के लिए बोलते हैं। चैंसे और चैंसे की पूरी फैमिली सिया से माफ़ी मांगती है पर सिया किसी को भी नहीं बख्शती है और कहती है कि गुनाह किया है तो अब इसकी सज़ा भी भुगतो। तभी हम देखते हैं कि जो सीसी होती है वो चैंसे को देखकर कहने लग जाती है कि तुम्हारे चक्कर में मैं भी यहाँ फंस कर बेवकूफ़ लड़की, क्या ज़रूरत थी ये सब नाटक करने की।
और कुछ इसी तरीके से सीसी और चैंसे की वहीं पर ही खतरनाक तरीके से लड़ाई होने लग जाती है, जहाँ पर वो दोनों के दोनों एक दूसरे को ही ब्लेम कर रहे होते हैं। तभी उस लड़ाई में बीच में चैंसे की मॉम भी घुस जाती है एंड इसी तरीके से तीनों के तीनों एक दूसरे को ही मारने लग जाते हैं। वाल ये सभी नहीं जानते थे कि गलती तो इन सभी की थी, इसीलिए तो अब सज़ा भी साथ में ही भुगतनी पड़ेगी। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारा जो जिन होता है वो होता है हमारी सिया के साथ, और वो उसे हॉस्पिटल चलने के लिए बोलता है क्योंकि उन लोगों ने उसे मारा था जिस वजह से उसके हाथ पैर पर थोड़ी बहुत चोट भी लग गई होती। कुछ टाइम बाद हमारी सिया जो होती है वो हॉस्पिटल में होती है। जिन उसका एकदम बच्चे की तरह ध्यान रख रहा होता है। इतना प्यार जब सिया को मिलता है ना, तो उसकी आंखों से तो आंसू आने लग जाते हैं एंड वो सोचने लग जाती है कि वाकई में वो कितनी लकी है जो उसे जिन जैसा लड़का मिला है जो उसकी इतनी केयर करता है। तभी वहाँ पर सिया के मॉम और डैड भी आ जाते हैं एंड जब अपनी बेटी की ये हालत देखते हैं तो उन्हें तो चैंसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो डिसाइड करते हैं कि चैंसी की तो वो ऐसी बैंड बजाएंगी कि अपनी ज़िंदगी में वो कभी भी किसी लड़के को दोबारा से इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करने की सोचेगा भी नहीं। तभी जिन जो होता है वो कहने लग जाता है कि मॉम और डैड आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा ये प्रॉब्लम मैं संभाल लूँगा। जिसके बाद जो सिया के डैड होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि वाकई में तुम कितने अच्छे लड़के हो, आई विश सिया ने तुम्हारे जैसे लड़के को चूज़ किया होता। जहाँ पर हमारा जो जिन होता है वो कहने लग जाता है कि हाँ, हम दोनों के दोनों एक दूसरे को डेट करने की सोच रहे हैं। अब ये सब कुछ सुनकर तो सिया के मॉम और डैड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो जिन को पहले से ही जानते थे एंड वो यही भी चाहते थे कि जिन सिया को पसंद करता है, लेकिन जो सिया थी वो जिन को पसंद नहीं करती थी। लेकिन अब जाकर जब दोनों के बीच में इस तरीके से आगे बात चलने लग गई थी तो ये सब जानकर बहुत खुश होते हैं और सिया को बोलते हैं कि सोच समझकर आगे का फैसला लेना। एंड इसी तरीके से उसके डैड तो उसे साफ साफ वार्निंग दे देते हैं कि अगर वो दोबारा से चैंसी के पास वापस गई तो उसे उसकी फैमिली के साथ कोई भी रिलेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिया तो साफ साफ अपने डैड से कह देती है कि डैड आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी जो सिया होती है फाइनली वो अपने घर जाने के लिए निकल पड़ती है एंड हमारा जो जिन होता है वो उसे उसके घर पर ड्रॉप कर देता। जिन का ना सिया से दूर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सिया के वहाँ से जाते ही उसकी नज़र उसकी पर्स पर पड़ती है जो कि उसके सीट पर ही पड़ी हुई थी। उसे पता लगता है कि सिया अपना पर्स ले जाना भूल गई है, यानी कि एक मौका मिल गया उसे सिया से मिलने का। सिया अपने घर पहुँचते ही है कि तभी ना उसे ये पकड़ लेता है चैन से और कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया, हम दोबारा से अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं, आई नो तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती हो। लेकिन सिया उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मेरे दिल में तुम्हारे जैसे चीटर के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तुम मुझसे दूर रहो। चैंसी उसके लिए रिंग लाया हुआ था तो उस रिंग को ना नीचे फेंक देती है और कहती है कि तुम्हारी इस घटिया सी रिंग की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम तो उस लड़की को पसंद करते हो ना, तो उसके साथ जाओ। जिसके बाद तो चैंसी का ईगो ही हर्ट हो जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लग जाता है कि तुम्हारी ही वजह से मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी मैं जान से मार दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो उसे मारने वाला होता है, इतने में ही वहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे जिन की। जिन जैसे ही वहाँ पर आता है तो उसके बाद चैंसी को देखकर कहने लग जाता है कि पिछली बार भी वार्निंग दी थी, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो उसे खूब ज़्यादा कूटता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखाऊंगा। तो तभी जो चैंसे होता है वो उसे बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ और भी बुरा कर दूँ। चैंसे घबरा जाता है एंड चुपचाप वहाँ से निकल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी जो सिया होती है उसकी सांस पे सांस आती है। वो जिन को थैंक्स बोलती है और कहने लग जाती है कि तुम तो जाने वाले थे ना, तो अचानक से यहाँ पर क्यों आ गए। जिन उसे बताता है कि उसका पर्स गाड़ी में छूट गया था तो वो उसे उसका पर्स वापस लौटाने के लिए आया था। तभी उसने ये सब कुछ देखा तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया, इसीलिए वो उसे बोलता है कि वो उसे उसके पूरे घर तक छोड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ से जाएगा। सिया बोलती है कि ठीक है, जैसा तुम बोलो। ऐसा ही कहकर वो उसे अपने घर के अंदर लेकर जाती है। लेकिन घर के अंदर पहुँचते ही उसे पता लगता है कि उसका फ्लैट तो किसी ने बिका दिया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके घर की चीज़ों को इस तरीके से कवर क्यों कर लिया था और आखिरकार उसके फ्लैट को किसने बिकाया है। वो अपनी मॉम को फटाफट से कॉल करती है और इस सिलसिले में पूछती है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि उसकी मॉम ने ही उस फ्लैट को बिका दिया था ताकि वो अपनी लाइफ को और अच्छे तरीके से जी सके। बिकॉज जितने देर तक वो उस फ्लैट में रहती उसे चैंसी की और भी ज़्यादा याद आती। साथ ही उन्होंने उसके लिए एक दूसरा फ्लैट भी ले लिया है। ये सब कुछ जानकर जो सिया होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है।
तभी जिन उसे बोलता है कि बहुत रात हो गई है, आई गेस तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। इस दौरान वो दोनों के दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ जाते हैं। जिसके बाद जो हमारी सिया होती है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है जिनके फ्लैट में जाने का, तो इसीलिए ही वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। एंड कुछ इस तरीके से नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी जो सिया होती है फाइनली वो जिन के घर पर जाती है। उसका घर देखकर ना उसे काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज उसका घर इतना प्यारा था। वो उसे देखकर कहती है कि तुम्हारा घर तो वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी बड़े घर पे तुम अकेले रहते हो, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ रहते हैं। जहाँ पर वो उसे बताता है कि उसके मॉम डैड यहाँ पर नहीं रहते हैं, बल्कि वो उस फ्लैट में अकेली रहता है, उसके मॉम डैड किसी दूसरी जगह पर रहते हैं। तो इसी तरीके से वो हमारे सिया के शूज़ को निकालने लग जाता है। सिया को ये सब कुछ देखकर ना बड़ा ही अजीब लगता है क्योंकि आज से पहले चैनजी ने उसके साथ ऐसा कभी नहीं किया था, बल्कि मैं जो सिया थी वो ही उसके साथ ऐसा किया करती थी। यानी कि जब जो चैनजी था वो घर पर आता था तो हमारे सिया बड़े प्यार से उसके पैरों से उसके जूते निकाला करती थी और एक बेस्ट वाइफ होने की पूरी कोशिश करती थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी चैनजी के दिल में वो जगह नहीं बना पाई। जब वो रियलाइज़ करती है कि जो चीज़ें वो चैनजी के लिए किया करती थी, आज वो चीज़ें जिन उसके लिए करता है, तो उसे पता लगता है कि जिन उसे कितना प्यार करता है। तभी हमारा जो जिन होता है उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ। कुछ ही टाइम बाद वो हमारे सिया के लिए उसका फेवरेट खाना बना कर लेकर आता है। हमारी सिया ना अपने फेवरेट नूडल्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद फटाफट से उन नूडल्स को खाने लग जाती है। जैसे ही वो उस नूडल्स को खाती है ना, तो उसे पता लगता है कि इसका टेस्ट तो सेम वैसा ही नूडल्स का टेस्ट है जो बचपन में उसकी फेवरेट दुकान का था, जहाँ से वो बचपन में नूडल्स खाया करती थी। वो उससे पूछती है तो जिनको याद आता है जब अपनी दोस्त के साथ थी और उन नूडल्स के बारे में ही बात कर रही होती है, तो हमारा जिन ना उसकी बातों को सुन लेता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो उसी शॉप पे जाता है एंड उस शेफ से बोलने लग जाता है कि आप मुझे भी नूडल्स बनाना सिखा देंगी, और वो उसकी बातों को मान भी जाता है। इसी वजह से उसे आज तक पता था कि आखिरकार कैसे उनकी तरह नूडल्स बनाया जाए। हमारी जो सिया होती है कहने लग जाती कि बचपन की याद आ गई। इतने में ही जिन उसके फेस पर कुछ खाना लगा हुआ नोटिस करता है। वो उसके फेस से उस खाने को हटाता है। तभी हमारी जो सिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाती है। वो वहाँ से जाने लग जाती है तो जिन उसे काम डाउन करवाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम नहीं जाओगी मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आऊँगा। कुछ ही टाइम बाद ना जिन जो होता है वो हमारी सिया के सामने आता है एंड उसकी बॉडी देखकर ना सिया सोचने लग जाती है कि वाकई में इसकी बॉडी कितनी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन उसके बाद ना वो खुद को कंट्रोल करती है और सोचने लग जाती है कि एक बार धोखा खाने के बाद मैं आखिरकार दोबारा से भरोसा कैसे कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि हमारा जो जिन होता है वो सिया को अपनी गोद में उठा लेता है और उसके बाद उसे रूम में लेकर चला जाता है। लेकिन हमारी जो सिया होती है ना उसे तो जिन से इतना ज़्यादा डर लग रहा होता है कि वो उसे अपने आप से दूर कर लेती है और उसके बाद फटाफट से एक कंबल के अंदर चुपचाप सो जाती है। जिन भी लाइट बंद करता है और हमारे सिया के सामने आकर सो जाता है। एक सीन में हम चैनजे की मॉम को देखते हैं जो चैनजे को देखकर कह रही होती है कि इतने सारे पैसे हमें देने पड़ेंगे, आखिरकार हम कहाँ से लेकर आए। एक एक दिन करके समय जाता जा रहा है और अगर हमने पैसे कलेक्ट नहीं किए तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। इतने में ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है एंड उन्हें एक और झटका लगता है। पुलिस वहाँ पर चैनजे को पकड़ने के लिए आई थी और उसे ज़बरदस्ती वहाँ से अपने साथ लेकर चली जाती है। चैनजे उसे बोलता है कि ऐसा मत करो प्लीज़, मैं अपनी फैमिली में इकलौता ऐसा इंसान हूँ जो अर्न करता है, मुझे अपने साथ लेकर मत जाओ। बट वो उसकी बात नहीं सुनता है। जिसके बाद चैनजे की मॉम रोने लग जाती है और कहती है कि किस मनुष्य कड़ी में हमने उस लड़की से पंगा ले लिया, कभी सोचा भी नहीं था, उसे तो हम कितना भोला समझते थे। तो ये सब कुछ देखकर ना सीसी के फेस पर स्माइल आ जाती है। जहाँ पर चैनजे की मॉम देखती है कि हम इतनी बड़ी परेशानी में हैं और तुम स्माइल कर रही हो। वो उसे बोलते हैं कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हमारी जो सिया होती है ना, जब वो सोई हुई होती है तो तभी उसके फ़ोन पर कॉल आता है उसके ऑफिस से। जैसे ही वो कॉल रिसीव करती है तो उसे पता लगता है कि उनके ऑफिस में एक अजीब सी औरत आकर ड्रामे कर रही है और बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ चिल्ला रही है, साथ ही सिया के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा भी बोल रही है। ये सब कुछ जानकर जो हमारी सिया होती है वो बोलती है उसे, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं भी अभी अपने ऑफिस पहुंचती हूँ, तुम तब तक के लिए उस औरत को संभाल दो, वहाँ आकर मैं उसे अच्छे से बताऊँगी। कुछ ही देर बाद वो फटाफट से तैयार होकर नीचे आती है तो जिन उसे देखता है और कहता है कि क्या हो गया, इतनी घबराई हुई क्यों हो।
वो उसे सारी बात बताते हैं तो जिन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही देर बाद वो दोनों के दोनों जैसे ही ऑफिस में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चैंसी की मॉम काफ़ी अच्छी खासी एक्टिंग कर रही है वहाँ पर सभी लोगों को ये बताने की कि जो हमारी सिया है वो कितनी ज़्यादा बुरी है, साथ ही उन्होंने कितना ज़्यादा बुली किया है चैंसी की मॉम को। उसके बाद चैंसी की मॉम अपने घुटनों पर बैठ जाती है एंड सिया के आगे भीख मांगने लग जाती है, ये कहकर कि मेरे बेटे ने तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार किया था लेकिन तुमने उसे धोखा दिया और इस अमीरजादे के प्यार में फंस कर तुमने उसको चीट किया है। लेकिन प्लीज़ मेरा बेटा अभी बहुत ज़्यादा परेशानी में है, हमेशा से मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार किया है, तुम हमारे साथ ऐसा मत करो, हमें पैसों की ज़रूरत है, बदले में हमें पैसे दे दो। सारी भीड़ जो थी जैसे कि मॉम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लग जाती है, बिकॉज उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जो मॉम है वो बिल्कुल सच बोल रही है। इतनी ओल्ड लेडी आखिरकार झूठ थोड़ी ना बोलेगी, एक्टिंग थोड़ी ना करेगी। एंड इसी तरीके से हम देखते हैं कि चैंसी की मॉम उन भीड़ का सपोर्ट देखकर और भी ज़्यादा एक्टिंग करने लग जाती है, ताकि सभी को ऐसा लगे कि चैंसी की मॉम वाकई में एक बहुत ही अच्छी औरत है एंड चैंसी ने तो कुछ बुरा किया ही नहीं, बल्कि में जिसने बुरा किया है वो कोई और नहीं है बल्कि में सिया है। लेकिन तभी ना वहाँ पर सिया की मॉम की एंट्री हो जाती है एंड उसकी मॉम वहाँ पर आकर कहने लग जाती है कि क्या नाटक हो रहा है यहाँ पे। चैंसी की मॉम सिया की मॉम को देख कर कहने लग जाती है कि आप तो जानती है कि मैंने आपकी बेटी को कितना ज़्यादा प्यार किया है, अब आप देखिए आपकी बेटी ने मेरे बेटे को धोखा दिया। इस लड़के को अमीर समझकर अब वो इसके साथ शादी करना चाहती है। बेहतर ये होगा कि आप अपनी बेटी को समझा दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन चैंसी बहुत ज़्यादा प्यार करता है इससे। तभी हम देखते हैं कि जिन जो था उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो ना चैंसी की मॉम को अपनी बातों में कुछ इस तरीके से फंसाता है ना कि एक के बाद एक उसकी मॉम अपनी सारी सच्चाइयों को उगलने लग जाती है। और कुछ इसी तरीके से जो भीड़ अब तक चैंसी की मॉम के सपोर्ट पे थी, धीरे धीरे करके वो सारी की सारी भीड़ हमारी सिया के सपोर्ट में आने लग जाती है और बोलने लग जाती है कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये ओल्ड लेडी ही नाटक कर रही है, इसीलिए तो इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है। जिन चैंसी की मॉम को देखकर कहने लग जाता है कि आप उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी है, मैं आपके साथ ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने बेटे की गलतियों को ना छुपाइए, क्योंकि अगर वो आज ये सब कुछ कर सकता है ना, कल के दिन इससे भी बड़ा कोई और गुनाह कर सकता है। लेकिन चैंसी की मॉम को बिल्कुल भी होश नहीं आता है एंड इसी तरीके से वहाँ पर जितनी भी भीड़ होती है ना, वो चैंसी की मॉम की वीडियो बनाने लग जाती है और कहने लग जाते हैं कि इसकी मॉम को तो सबक सिखाना पड़ेगा। सीसी कुछ ही दूर से ये सब कुछ देख रही होती है एंड जब उसे पता लगता है कि उसका जो प्लान था वो सारा का सारा फ्लॉप हो गया है, तो डिसाइड करती है कि वो वहाँ से चली जाएगी। कुछ ही टाइम बाद हम सिया के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर उसके डैड सभी के सामने खड़े हुए होते हैं और उन्हें देखकर कहने लग जाते हैं कि अब मैं इस कंपनी के प्रेसिडेंट की पोजीशन को छोड़ रहा हूँ, बल्कि मैं इस पोजीशन को मैं किसी और को सौंप रहा हूँ जो इस पोजीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा एलिजिबल है। एंड इस तरीके से सभी के सामने वो अपनी बेटी को बुलाता है और कहने लग जाता है कि अब मेरी बेटी ही इस पोजीशन को संभालेगी और तो और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। कुछ ही टाइम बाद हमारी ये जो सिया होती है वो अपनी मॉम से मिलती है एंड अपनी मॉम से मिलते ही उसकी मॉम उसे देख कर कहने लग जाती है कि देखो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, जिन एक बहुत अच्छा लड़का है जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड मुझे और तुम्हारे डैड को ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा जो इंसान तुम्हें प्यार करता है वो जिन है, तो तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए। इन सारी बातों को सुनकर जो सिया होती है अपनी मॉम को शांत रहने के लिए बोलती है और कहती है कि मैं खुद सोच लूँ कि मुझे क्या करना है, प्लीज़ अभी आप मुझ पे इस तरीके से ये सारी बातें ना बोले। उसकी मॉम कहती है कि अच्छे मौके बार बार नहीं आते हैं, बेहतर यही होगा कि अभी समझ जाओ। तो उसी तरह जिन जो होता है वो अपने ऑफिस में होता है एंड अपना काम ही कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है सिया पर जो उसके ऑफिस में आई हुई थी। वो उससे बात करने के लिए वहाँ पर आई हुई होती है और कहने लग जाती है कि अगर तुम मुझे वाइफ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। आई नो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता था, बट अब मुझे नहीं होगा। मैं यहाँ पे ये पूछने के लिए आई हूँ कि क्या हर रात को हम दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो जिन उसकी बातों को मानने के लिए हाँ बोल देता है। रात को ही वो दोनों के दोनों चले जाते हैं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, जहाँ पर जिनके बहुत सारे दोस्त भी मौजूद होते हैं एंड इसी तरीके से उन सभी को पता था कि जिन जो था वो स्कूल टाइम से कितना ज़्यादा प्यार करता था सिया को, तो वो जिन के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी वहाँ पर एक लड़की भी होती है जो हमारी सिया से पूछती है कि क्या तुम जिन को वाकई में पसंद करते हो, तो सिया हाँ बोलती है। वो सभी के सभी साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पर जो जिनके दोस्त होते हैं वो सभी के सभी डिसाइड करते हैं कि हमें ना कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जिसकी वजह से जिन और सिया एक दूसरे के पास आ जाए, बिकॉज आई नो कि सिया अभी इसके साथ तो है बट इसके दिल में उतनी भी फीलिंग्स नहीं जागी है जितनी कि जिन के दिल में उसके लिए है। तो तभी वो सिया से बोलते हैं कि हम नए गेम खेलते हैं। सिया उसे बोलती है कि जो गेम तुम बोल रहे हो वो मुझे समझ नहीं आता है,
लेकिन उनकी ज़बरदस्ती करने पर वो उस गेम को खेलने के लिए तैयार भी हो जाती है। कुछ ही टाइम बाद हमारी जो सिया होती है वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है। जिन उसे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि किस तरीके से खेलना है। एंड इसी तरीके से जो जिन और सिया होते हैं वो दोनों के दोनों एक टीम में ही होते हैं। जिन सिया को बता रहा होता है कि कैसे कैसे खेलना है। एंड स्टार्टिंग में ना हमारी जो सिया होती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जीत भी रही होती है। ये सब कुछ देख कर सिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब तक सिया उस गेम को खेलने के लिए मना कर रही थी, लेकिन जब वो एक बार जीत जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा खेलने का और मन करता है। एंड इसी तरीके से बार बार वो ही इस गेम को जीतती रहती है, क्योंकि उसे काफ़ी अच्छे तरीके से आ गया था। वो इतनी ज़्यादा खुश होती है कि वो जिन को ना गले लगा लेती है। एंड जब ये फर्स्ट टाइम था जब वो जिन को खुद से गले लगा रही थी। जिन ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी उसके दोस्त लोग देखते हैं कि अगर सिया हारी नहीं तो आखिरकार कैसे हम अपने आगे के प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो इसीलिए ही ना वो चीटिंग कर लेते हैं गेम में, जिस वजह से हमारी जो सिया होती है उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आगे की चाल में वो क्या करे। तभी जिन सिया को काम डाउन करवाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काम माइंड से तुम इस गेम को खेलो, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, तुम्हें खुद से ही खेलना पड़ेगा। सिया जो होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। ऐसे ही कहकर वो अपनी चाल चलती है। जैसे ही वो अपनी चाल चलती है तो उसे पता लगता है कि वो तो इस गेम को हार गई है। एंड अब उसे उनका बताया हुआ कोई एक काम करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जिन भी इस गेम को हार जाता है। एंड ये सब कुछ जानकर तो जो सिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो उन लोगों से कहने लग जाती है कि बताओ मुझे आखिरकार मुझे क्या करना है। जहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, बस हमारे कहने पर आपको बियर पीनी पड़ेगी। ये सब कुछ जानकर जो सिया होती है वो कहती है कि मुझे बियर पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन अब मैं हार गई हूँ और ये शर्त का हिस्सा है। मैंने तुम्हें शर्त करने के लिए बोला भी था, तो इसीलिए मैं बियर पीने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर ना बहुत सारे क्लास रखे हुए होते हैं। ये सब कुछ देखकर ना सिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी जिन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे बदले का मैं पी दूँगा। ऐसे ही कहकर वो पीने लग जाता है। लेकिन हमारी जो सिया होती है उसे रोक लेती है एंड उसके बाद वो ही उस ड्रिंक को पीने लग जाती है। धीरे-धीरे करके दोनों के दोनों इतना ज़्यादा ड्रिंक पी लेते हैं कि वो एक दूसरे को बिल्कुल भी सँभाल नहीं पाते हैं। तभी वो जो लोग होते हैं यानी कि जिनके दोस्त वो कहने लग जाते हैं कि अभी तो एक शर्त बची हुई है, तुम दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तो इसलिए तुम दोनों को एक दूसरे को 10 बार किस करना पड़ेगा। ये सब कुछ जानकर तो हमारी जो सिया होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं कुछ और शर्त बता दो तुम। लेकिन जिन तभी उसे बोलता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी वाइफ हो और आखिरकार मैं अपनी वाइफ को किस नहीं करूँगा तो कैसे करूँगा। तो इसके बाद वो सिया को किस करने लग जाता है। एंड इसी तरीके से वो सभी जब ये नज़ारा देखते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाते हैं। कोई अपना मुँह छिपाता, कोई अपनी आँखों को छिपाता। एंड इसी तरीके से उन सब के लिए भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। लेकिन जो सिया की दोस्त थी उसे तो ये सब कुछ देखकर बड़ा ही मज़ा आ रहा था। एंड इसी तरीके से सिया के लिए वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। कुछ ही टाइम बाद जो सिया होती है वो जिन को अपने आप से दूर करती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें जल्द से जल्द घर जाना चाहिए, नहीं तो हम घर जाने की हालत में भी नहीं बचेंगे। जिन जैसे तैसे करके सिया को अपने साथ वहाँ से लेकर जाता है। एंड ये सब कुछ देखकर जिन के दोस्त बड़े खुश हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। सिया जैसे ही घर पर पहुँचती है तो उसके बाद जिन को देखकर कहने लग जाती है कि आई डोंट नो व्हाई बट मैं खुद को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही हूँ। वाकई में तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो। एंड इसी तरीके से वो जिन को बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगी। जिन उसे बोलता है कि तुमने ही मुझे प्रवोक किया है। सुबह जब हमारी सिया की आंखें खुलती है तो उसे पता लगता है कि रात को उसने क्या क्या किया। उसके बाद उसे बड़ी शर्मिंदा महसूस होती है। तभी वहाँ पर जिन आता है और उसे बोलता है कि तुम उठ गई हो, जल्दी से ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाओ। सिया ना बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और अपने मुंह को कंबल से ढक देती है। जिन उसे बोलता है कि तुम इस तरीके से इतना ज़्यादा क्यों शर्मा रही हो, आखिरकार हम दोनों के दोनों कपल है और कपल के बीच में ये सब चीज़ें करना तो नॉर्मल है। और वैसे भी रात को तुमने ही मुझे ये सब चीज़ें करने के लिए बोला था। सिया उसे देखकर कहने लग जाती है कि ठीक है मैंने रात को जो भी बोला था, लेकिन प्लीज़ अब तुम इन सारी बातों को मत दोहराओ। वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, मैं तुमसे आंखें भी नहीं मिला पाऊंगी। तो उधर ही हम चांसे को देखते हैं जो कि जेल में सड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर हमारे सिया के अंकल जो होते हैं वो उससे बात करने के लिए आते हैं। दरअसल चैंसी जो था वो सिया के खिलाफ था एंड इस तरीके से चैंसी के अंकल जो थे वो भी सिया के खिलाफ थे, बिकॉज वो उनकी कंपनी का प्रेसिडेंट बनना चाहते थे और वो आज तक कंपनी का प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। वो सोचते हैं कि अगर वो चैंसी को अपनी तरफ कर लेगा
तो चैन से उनके लिए मददगार साबित हो सकता है। तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो चैन से को पैसे देकर जेल से बाहर निकाल लेंगे। ये सब कुछ सुनकर जो चैन से होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उन्हें देखकर कहने लग जाता है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका जितना भी काम है वो मैं कर दूंगा। वैसे भी आप जानते हैं कि सिया मुझ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करती है। वो अभी मुझसे गुस्सा है लेकिन उसके बाद तो वो मेरे बिना रह भी नहीं पाएगी, कुछ टाइम बाद रोते हुए मेरे पास आ जाएगी। जैसे ही वो जेल से बाहर निकलता है तो कुछ गुंडे ना उसके आगे पीछे पड़ जाते हैं जो कि उससे पैसे मांगने लग जाते हैं। चैन से उन्हें बोलता है कि मुझे प्लीज़ कुछ और टाइम दे दो, मैं तुम्हें जल्द से जल्द तुम्हारे सारे के सारे पैसे जो है वो लौटा दूंगा। वो गुंडे कहते हैं कि ठीक है लेकिन तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। चैंसी की मॉम जब अपने घर पर बैठी हुई होती है तभी जो सीसी होती है वो चैंसी की मॉम के लिए बहुत ही ज़्यादा अनाप शनाप बोलने लग जाती है और कहती है कि आज हमारी जो भी हालत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। चैंसी की मॉम को ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो सीसी के ऊपर चिल्ला कर कहने लग जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं हमारी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तभी जो सीसी का बेटा होता है वो उसकी ग्रैंड माँ पर चिल्लाकर कहने लग जाता है कि ग्रैंड माँ मेरी मॉम के ऊपर मत चिल्लाइए। तभी दोनों सास बहू के बीच में लड़ाई होती है। इतने में ही वहाँ पर एंट्री हो जाती है कुछ ही देर बाद चैंसे की। चैंसे जैसे ही वहाँ पर आता है ना तो चैंसे की मॉम उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और रोते हुए उसे देखकर कहने लग जाती है कि फाइनली तुम जेल से बाहर निकल गए, आई होप कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। चैंसे अपनी मॉम को देखकर कहता है कि मॉम आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब बाहर आ गया हूँ ना तो मैं जल्द से जल्द सारी की सारी चीज़ों को ठीक कर दूँगा। तो इसी तरीके से वो ना सारा का सारा प्लान समझाता है कि आगे क्या करना है सीसी को। नेक्स्ट सीन में हम हमारी सिया को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है। तभी कोई उसके घर की डोरबेल बजाता है। वो फटाफट से अपना काम छोड़कर चली जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए। दरवाज़ा खोलते ही देखती है कि वहाँ पर सीसी अपने बेटे को लेकर मौजूद है। तो वो अंदर आने के लिए बोलती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो सिया उसे पहले तो अंदर नहीं आने देती है, लेकिन जब वो उसके बेटे को देखती है तो उसके बेटे को देखकर उसे दया आ जाती है और वो उसे अंदर आने की परमिशन दे देती है। सीसी जैसे ही अंदर आती है तो उसे देखकर कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, मुझे तुमसे एक मौका चाहिए। आई नो तुम बहुत अच्छी हो, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। एंड इसी तरीके से वो अपने बेटे की तरफ देखती है और कहने लग जाती है कि जाओ आंटी के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगो। उसका बेटा हमारे सिया के पास जाता है, जिसके बाद ना वो सिया को भड़काने लग जाती है। इतने में ही सिया हल्के से उसके बेटे को पीछे जाने के लिए बोलती है तो जानबूझ के उसका बेटा नीचे गिर जाता है एंड इसी तरीके से ऐसे एक्टिंग करने लग जाता है जैसे कि उस पर कितनी ज़्यादा चोट लग गई हो। उसके बाद जो सीसी होती है वो अपना रोना धोना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने मेरे बेटे को क्या कर दिया, उस पर कितनी चोट लगी है। दरअसल वो ये सारी चीज़ें लाइव में दिखा रही थी ताकि सभी के सामने हमारी जो सिया है उसकी बेइज्जती हो और सभी लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा बुरा बुरा बोले। एंड ये सब करने के लिए सीसी को किसी और ने नहीं बोला था, बल्कि मेरी चैंसी ने बोला था, जो ये सारी की सारी लाइव में देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। कहने लग जाता है कि सिया तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ था ना, अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। सिया को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार सीसी ये सारी नौटंकी क्यों कर रही है, लेकिन तभी उसकी नज़र उसके फ़ोन पर पड़ती है एंड वो समझ जाती है कि वो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही है या तो लाइव सभी को ये सारी चीज़ें दिखा रही है। जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हारे बेटे को चोट लग गई है, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये चोट मेरी वजह से लगी है तो अभी क्या, अभी मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। जिसके बाद वो अपने डॉक्टर को फटाफट से वहाँ पर बुला देती है। सीसी ना ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो इस बात को अच्छे तरीके से जानती थी कि अगर डॉक्टर वहाँ पर आएगा तो उसे सारी सच्चाई पता लग जाएगी, क्योंकि उसका बेटा सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर नाटक कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर की वहाँ पर एंट्री भी हो जाती है। जैसे ही वो उसके बेटे का चेकअप करने वाला होता है तभी जो सीसी होती है वो मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारा डॉक्टर है, मुझे तुम्हारे डॉक्टर पर भरोसा नहीं है, तुम तो मेरे बच्चे को मारना चाहती हो। इतने में ही वहाँ पर एंट्री हो जाती है चैंसे की। तभी जो सिया होती है वो कहती है कि ठीक है, मेरे डॉक्टर को नहीं दिखाओगी तो हॉस्पिटल में ले जाते तुम्हारे बच्चे को। सीसी उसे मना करती है लेकिन चैंसे उसे समझाता है और कहता है कि हॉस्पिटल में भी अपने ही बंदे हैं, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सीसी कहती है कि तुम ठीक हुआ टाइम पे आ गई, मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा हमारा भांडा सभी के सामने फूटने वाला है, पहले ही इतनी मुसीबतों में पड़े हुए हैं, अगर आगे भी मुसीबत में पड़ जाते तो और भी ज़्यादा बदतर हालत हो जाती। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि उसे ये सब चीज़ें करने के लिए किसी और ने नहीं, बल्कि मैं जो सिया थी उसके अंकल ने ही कहा था, ताकि मार्केट में सिया की इमेज पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। एंड होता भी कुछ ऐसा ही है, सभी लोग सिया के बारे में बहुत ही बुरा बुरा बोलने लग जाते एंड सभी लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं।
कुछ ही देर बाद डॉक्टर उनके पास आकर उन्हें बताते हैं कि बच्चे पर बहुत ही गहरी चोट लगी है। सिया को तो कुछ भी समझ नहीं आता है क्योंकि उसने तो उसे हल्के से पुश किया था। तभी हम देखते हैं कि जो चैंजे होता है वो उसके सामने आता है और कहने लग जाता है कि तुम मेरे बच्चे को मारना चाहती हो ना, अब देखो हम तुम्हें किस तरीके से बदनाम करते हैं। सिया उन्हें देखकर कहती है कि नाटक मत करो, तुम्हारी असली सच्चाई मैं जानती हूँ, मैंने तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं किया है और मैं इस बारे में अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारा बेटा सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहा है, वो भी इस सीसी के कहने पर। चैन से उसे देखकर कहने लग जाता है कि हमें कुछ नहीं पता है, तुम्हें हमारी बातों को मानना पड़ेगा, नहीं तो इसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। तभी सिया को उसके ऑफिस से कॉल आता है एंड इसी तरीके से उसको फटाफट से वो वहाँ पर बुलाते हैं। सिया ना फटाफट से अपने ऑफिस पहुँचती है। उधर ही हम देखते हैं कि जो जिन होता है उसे भी इस खबर के बारे में पता लगता है और देखता है कि कमेंट सेक्शन में सभी लोग जो सिया है उसको कितनी गालियाँ दे रहे हैं। कुछ ही टाइम बाद जो जिन होता है वो पूरा सीसीटीवी फुटेज देखता है, तब जाकर उसे पता लगता है कि ये सब और एक प्लानिंग प्लॉटिंग है सिया को फंसाने की, बाकी और कुछ भी नहीं है। तभी उन्हें ये भी पता लगता है कि सिया की कंपनी के जितने भी लोग हैं वो उसे कंपनी के प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटाना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने उसे ऑफिस में बुलाया है। तो ये सब कुछ जानकर जिन भी उसके ऑफिस की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही टाइम बाद हमारी जो सिया होती है वो सभी के सामने खड़ी हुई होती है, जहाँ पर वो सभी लोग सिया को एक तरीके से निशाना साधने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम्हें ना इस कंपनी की प्रेसिडेंट बनाना नहीं चाहिए था। दरअसल तुम्हारे डैड ने गलत लड़की के हाथ में इस कंपनी को सौंप दिया है। एंड सबसे पहले उस पर ये सारे एलिगेशन लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि मुझे के खुद के अंकल होते हैं, जो उसके बारे में सभी लोगों को भड़का रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये सही समय आ गया है जब हम कंपनी के प्रेसिडेंट को चेंज कर दें। हमें एक ऐसे इंसान को कंपनी का प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा जो समझदार हो, ये बचकान हरकतें ना करे। सिया कहती है कि मुझसे एक बार ये गलती हो गई है और गलती भी नहीं बल्कि में मुझे फंसाया जा रहा है। बहुत ही जल्दी मैं ये सारी के सारे मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर दूंगी, आप सभी से प्रॉमिस करती हूँ। लेकिन अंकल जो थे बार बार सिया की बातों को गलत तरीके से मोल्ड कर सभी को बता रहे थे ताकि सभी लोग सिया के खिलाफ हो जाए। सभी लोग वहाँ पर राजी हो जाते हैं सिया के अंकल को प्रेसिडेंट बनाने के लिए और इसीलिए वो उसके पास चले जाते हैं और कहते हैं कि सिया देखो तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें और कामों पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हारी उम्र नहीं हुई है कंपनी की प्रेसिडेंट बनने की, तो इसीलिए ही तुम्हें इस पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग तुम्हें खुद ही निकाल देंगे। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है जिन की। जिन जैसे ही वहाँ पर आता है तो उसके बाद कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना वो एकदम सन रह जाते हैं क्योंकि ना जिन ना शहर का नंबर 1 बिजनेसमैन था एंड वो उनकी कंपनी के साथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार था जो कि 10 मिलियन का था। ये सब कुछ जानकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी जो जिन होता है वो सभी के सामने आकर बोलता है कि अगर इस कंपनी की प्रेसिडेंट सिया ही रहेगी तभी जाकर मैं इस कंपनी के साथ उस प्रोजेक्ट को साइन करूँगा। तो जो सिया के अंकल होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि प्रेसिडेंट कोई भी रहे, आपको तो कंपनी का काम अच्छा लगना चाहिए ना, तभी आप प्रोजेक्ट साइन करेंगी। जिन कहता है कि नहीं, मैं अपनी वाइफ की कंपनी के साथ ही प्रोजेक्ट को साइन करूंगा और अगर मेरी वाइफ इस कंपनी की प्रेसिडेंट रहेगी तभी जाकर डील डन होगी। वहाँ पर सभी लोग डिसाइड कर लेते हैं कि सिया को प्रेसिडेंट की पोजीशन से नहीं निकालेंगे। आखिरकार इतना बड़ा मुनाफा वो अपने हाथों से कैसे निकलने दे सकते थे। सिया ना जिनको अपने सामने देखकर उसका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती है और कहती है कि आज दोबारा से तुमने मुझे एक और बड़ी मुसीबत से बचा लिया, अगर तुम नहीं आते यहाँ पे तो ना जाने क्या होता। थैंक यू। तभी जो जिन होता है वो मीडिया वालों को कॉल करता है एंड सिया को बोलता है कि तुम्हारे लिए आज एक और सरप्राइज़ है, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ जिसे देखकर तुम बहुत ज़्यादा खुश जाओगी। सिया उससे पूछ रही होती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि उनके ऑफिस के बाहर कुछ मीडिया वाले ना माइक लेकर खड़े हुए होते हैं ताकि वो जिन का और सिया का इंटरव्यू ले सके। जैसे ही जिन बाहर आता है तो वो सभी के सामने ये ऐलान कर देता है कि उसकी जो वाइफ है वो कोई और नहीं है बल्कि मैं सिया है, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, साथ ही इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन भी। उसने किसी के साथ भी बुरा नहीं किया है, किसी बच्चे को बुरे तरीके से ट्रीट नहीं किया है एंड आई एम वेरी लकी कि मेरी लाइफ में सिया जैसी पार्टनर मुझे मिली जो इतनी ज़्यादा सपोर्टिंग है। कुछ ही टाइम बाद वो सिया को अपनी कार में बैठाता है। सिया जैसे ही अब कमेंट्स देखती है तो सभी लोग ना वहाँ पर सिया के सपोर्ट में आ जाते हैं। जो लोग अब तक सिया के लिए इतना बुरा बुरा बोल रहे थे वो सभी अचानक से ही सिया की तारीफ़ करने लग जाते हैं। ये सब कुछ देख कर हमारी जो सिया होती है वो जिनको थैंक यू बोलती है, लेकिन उठते उठते शादी की खबर उसकी फैमिली वालों को भी पता लग जाती है एंड तभी उसे कॉल आता है जहाँ पर उसके घर वाले उसे बोलते हैं कि अच्छा बेटा, मीडिया वालों को तो बता लिया कि तुमने ये शादी कर ली है, लेकिन घर वालों को कौन बताएगा।
जहाँ पर जो जिन होता है वो सिया को बताता है कि मेरे घर वाले तुमसे मिलने की जिद कर रहे हैं, चलो मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिला कर आता हूँ। सिया बहुत नर्वस होती है लेकिन जिन के कहने पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ही टाइम बाद जो जिन होता है वो सिया को कार से बाहर निकलता है एंड जैसे ही वहाँ पर सभी लोग सिया को देखते हैं तो वो उसकी ब्यूटी के दीवाने हो जाते हैं एंड कहने लग जाते हैं कि वाकई में ये कितनी ज़्यादा सुंदर है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिनकी जो मॉम थी वो हमारे सिया को ऑलरेडी जानती थी। बाकी घर के भी जितने भी मेंबर्स होते हैं ना वो भी सिया को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। साथ ही सिया ने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी प्यार करने वाली कभी फैमिली मिलेगी। तो इसी तरीके से जो जिनके ग्रैंडफादर होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं हमारी सिया का। तभी जो जिन होती है उसकी मॉम सिया को देखकर कहने लग जाती है कि मैं तो तुम्हें ऑलरेडी पहले से जानती हूँ और ये बात भी जानती हूँ कि मेरा बेटा तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करता है। दरअसल एक्चुअली क्या हुआ था, एक बार मैं पेरेंट्स मीटिंग में गई हुई थी जिनके साथ उसके स्कूल पर, तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी थी। जब मैं देख रही थी जिनकी नज़र तुमसे हट ही नहीं रही है, वो एक टक बस तुम्हें ही देखता रह रहा है, तो मैंने उससे पूछा कि आखिरकार क्या बात है, तुम इस लड़की को इस तरीके से क्यों देख रहे हो। जहाँ पर जिन अपनी मॉम को बताता है कि वो सिया को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो उसकी मॉम कहती है कि लड़की तो बहुत अच्छी है, तो तुम क्यों ना इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। जहाँ पर जिन्होंने बताता है कि वो तो सिया को पसंद करता है बट सिया के दिल में कोई और लड़का है, वो उसे पसंद नहीं करती, तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि वो उसे भूल जाए। उसकी मॉम उसे कह रही है कि ये मेरी गट फीलिंग कह रही है कि देखना बहुत ही जल्दी ये लड़की तुम्हारे पास आएगी और तुम दोनों की एक दूसरे से बहुत ही धूमधाम से शादी भी होगी। ये सब कुछ जानकर जिन बड़ा ही खुश होता है, लेकिन उसे ये बात झूठी लग रही थी। एंड आज जब ये बात उसे सच में पता लगी तो ये सारी बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। कुछ ही टाइम बाद वो सिया को घर के अंदर लेकर आते, जहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से वो उसके साथ बातचीत भी कर रहे होते हैं एंड इसी तरीके से कहने लग जाते हैं कि हमने तो कभी नहीं सोचा था कि जिन इतनी प्यारी सी लड़की से शादी करेगा एंड उसे हमारे घर पर भी लेकर आएगा। इसी तरीके से वो सिया को देखकर कहने लग जाते हैं कि जब से तुम यहाँ पर आई हो ऐसा लग रहा है मानो सारी खुशियाँ डबल हो गई हो, इसीलिए तुम्हारे गिफ्ट्स भी लेकर आए हैं। जहाँ पर बहुत सारे एक्सपेंसिव से गिफ्ट्स वो उसे देते हैं। सिया उन गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर देती है और कहती है कि जब आपसे भी मेरे साथ हो तो गिफ्ट्स की मुझे क्या ज़रूरत। इसी तरीके से उसके घर वाले कहते हैं कि जाओ थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लो। तो हमारा जो जिन होता है वो सिया का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में लेकर जाता है। जैसे ही वो रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने तो रूम को एकदम कपल के रूम की तरह डेकोरेट करा हुआ है। ये सब कुछ देख कर जो सिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा शर्माने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारे घर वाले वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। चलो अब जल्दी से खाना खाने के लिए नीचे चलते हैं। कुछ ही टाइम बाद वो दोनों के दोनों खाना खाने के लिए नीचे जाते हैं। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सिया को देखकर कहने लग जाते हैं कि शादी तो तुम्हारी हो गई, अब ये बताओ कि हमारे घर पे एक छोटू सा नन्हा सा मेहमान कब लेकर आओगी। ये सारी बातों को सुनकर ना सिया को बड़ा ही awkward सा महसूस होता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और उनकी बातों का कुछ भी रिप्लाई नहीं करती। जहाँ पर जिनके डैड कहते हैं कि तुम मॉम डैड की बातों का बुरा मत मानना, कि तो ऐसे ही मज़े मज़े में ये सारी बातें बोलते हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा जब मन करे तब तुम कर सकते हो। इन सारी बातों को सुनकर जो सिया होती है वो हंसने लग जाती है। कुछ ही टाइम बाद जो सिया की सिस्टर इन लॉ होती है वो उसे देखकर कहने लग जाती है कि मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है एंड इस तरीके से वो उसे फटाफट से अपने गार्डन में लेकर आती है और कहती है कि आप यहाँ पर सबसे पहली बार हमारे घर पर आए हैं तो मैं आपको एक प्यारा सा सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर बहुत सारे पटाखों को फोड़ती है और उन सारे फायरवर्क को देखकर ना जो सिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश जाती है। उसने अपनी लाइफ में आज से पहले इतना प्यारा नज़ारा कभी नहीं देखा था। और तभी वहाँ पर चिन भी आ जाता है। चिन जैसे ही वहाँ पर आता है तो सिया को इतना खुश देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी जो उसकी सिस्टर इन लॉ होती है वो कहती है कि मैं तुम दोनों के साथ में फ़ोटो खींचती हूँ। वो दोनों के दोनों एक ही पोज पे खड़े हुए होते हैं तो जिन की बहन उन दोनों को कहती है कि स्टैचू नहीं बनना है बल्कि मैं फ़ोटो खींचने के लिए पोज मारनी, अब कुछ अलग अलग पोज भी तो ट्राई करो। एंड इसी तरीके से वो दोनों के दोनों पोज मारने लग जाते, जहाँ पर वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। ये सब कुछ देखकर ना जिनकी जो बहन होती है अपने भाई को देखकर हंसने लग जाती है और तभी कहने लग जाती है कि तुम्हारी ही वाइफ है वो, तुम उसे कसकर पकड़ भी सकते हो। एंड इसी तरीके से काफ़ी सारी अच्छी खासी फ़ोटो खींचती है वो उनकी। कुछ ही टाइम बाद वो उन्हें फ़ोटो दिखा दिया और वहाँ से उन दोनों को अकेले छोड़कर चली जाती है। सिया कहती है कि तुम्हारी बहन वाकई में बहुत ज़्यादा प्यारी है, कितना प्यारा सरप्राइज़ उसने मुझे दिया है।
थोड़ी देर बाद जिनकी बहन अपने मॉम डैड से मिलती है और कहने लग जाती है कि आपको जल्दी से घर पे एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान चाहिए ना। आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है कि आखिरकार किस तरीके से हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आ सकते हैं। जहाँ पर जिनकी मॉम मना कर देती है और कहती है कि हमारे पास तो नहीं है। तभी वो कहती है कि मेरे पास है, अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ। तो इसी तरीके से वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी सफल हो जाएगी। तो इसी तरीके से कुछ ही टाइम बाद वो चले जाते हैं जिन के रूम पर और उनके अंदर जाते ही दरवाजे को बाहर से लॉक कर लेते हैं। तो जो जिन होता है ये सारी चीज़ें देखकर समझ जाता है कि इसके घर वालों की प्लानिंग प्लॉटिंग बाहर से चल रही है। तो ये सब कुछ देखकर जिन की बहन अपने मॉम डैड से कहने लग जाती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, देखना बहुत ही जल्दी आपको खुशखबरी भी मिल जाएगी। अब हम सभी के सभी सोने के लिए चलते हैं। सिया दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। जहाँ पर वो जिन से पूछती है तो जिन कहता है मेरे घर वालों की हरकत है, चलो तुम टेंशन मत लो, आराम से तुम सो जाओ, तब तक मैं शावर लेकर आता हूँ। ऐसे ही कहकर वो वहाँ से चला जाता है एंड कुछ ही टाइम बाद शावर लेने लग जाता है। सिया काफ़ी देर से उसका वेट कर रही होती है लेकिन वो वहाँ पर आता ही नहीं है। कुछ ही टाइम बाद जो हमारा जिन होता है वो सिया के पास आता है। तो सिया जैसे ही उसे शर्टलेस देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुम इस तरीके से बिना शर्ट के मेरे सामने क्यों आए हो, तुम्हारी कोई गलत इंटेंशन तो नहीं है। तभी जो सिया होती है वो उससे खुद से दूर जाने के लिए बोलती है पर जन उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मानता है और उसके बाद उसके पास आकर उसे किस करने लग जाता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम पर मेरा हक है, तो क्या मैं तुम्हें एक किस भी नहीं कर सकता हूँ। इसी तरीके से जो सिया होती है वो उसे किस करने देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों के दोनों चले जाते हैं अपनी पूरी फैमिली के सामने, जहाँ पर उनके फैमिली वाले उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं, आनंद से ही खिलखिला रहे होते हैं। जिन जो होता है ना सारे स्पेशल फूड हमारी सिया की प्लेट पर डालता रहता है। ये सब कुछ देख कर जिनकी बहन उसे चिढ़ाती है और कहती है कि थोड़ा कभी अपने हाथों से अपनी बहन को भी खाना खिला दिया करो। लेकिन जिन उसे कहता है कि मैं क्यों खिलाऊंगा, तुम जल्दी से शादी करो, तुम्हारा हस्बैंड खिलाएगा। कुछ ही टाइम बाद जिन और सिया वहाँ से निकल पड़ते हैं दोबारा से अपने काम पर जाने के लिए। घर वालों से मिलकर सिया बहुत ज़्यादा खुश थी और खुशी खुशी उन्हें अलविदा कहकर वहाँ से निकल पड़ती है। कुछ ही टाइम बाद ये दोनों के दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर सिया कहती है कि तुम्हारी शक्ल तो तुम्हारे डैड से बहुत ज़्यादा मिलती है, वाकई में तुम दोनों के दोनों ऐसा लगता है जैसे कि एक दूसरे की कॉपी होंगे। तो इसी तरीके से जो सिया होती है ना, अचानक से उसके दिमाग पे एक ख्याल आता है और वो सोचने लग जाती है कि सीसी के बच्चे की शक्ल तो चैंसी के साथ मिलती ही नहीं है, तो वाकई में क्या वो उसी का बेटा होगा, कहीं वो किसी और का बेटा तो नहीं है। तो इसी तरीके से हम चैंसी को देखते हैं जो कि इस टाइम पर होता है सीसी के साथ और वो दोनों के दोनों प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होते हैं और कहते हैं कि सिया को फंसाने की कितनी ज़्यादा कोशिश की लेकिन जिनकी वजह से वो कभी फंसती नहीं है। जिसके बाद वो एक और प्लान करते हैं और दोबारा से लाइव जाकर कहने लग जाता है कि मेरा बेटा तो होश पर आ ही नहीं रहा है, ये सब कुछ सिया की वजह से हुआ है, उसकी वजह से मेरा बेटा ना जाने कब ठीक होगा। सिया ने ये सारी चीज़ें देख रही होती है और कहने लग जाती है कि वाकई में चैंसी कितना नाटक करते हो तुम और तुम्हारा बच्चा भी। तभी उसे कॉल आता है चैंसी का। तो सिया फटाफट से कॉल उठाती है जहाँ पर चैंसी उसे मिलने के लिए बुलाता है एंड हमारी ये जो सिया होती है वो चली भी जाती है उससे मिलने के लिए। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि काफ़ी देर से जो चैंसी है और सीसी है वो दोनों के दोनों उसका इंतज़ार करें। वहाँ पे पहुँचते ही सीसी कहने लग जाती है कि तुमने मेरे बेटे को इतने बुरे तरीके से घायल किया है तो अब हमें उसका हर्जाना चाहिए, जितना कंपनसेशन हम तुम्हें मांगे उतना कंपनसेशन हमें दे दो। सिया जो होती है साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि सच्चाई तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ। सीसी कहती है कि सच्चाई कोई भी क्यों ना जाने, लेकिन जो मीडिया वाले हैं उनके नज़रों में तुम एक विलन बन गई हो। तभी जो सिया होती है वो कहने लग जाती है कि चैन से जिस लड़की के लिए तुम मुझसे इतना लड़ रहे हो ना, तुम जानती हो कि इसका बेटा तुम्हारा बेटा नहीं है बल्कि वो किसी और का बेटा है एंड मेरे पास उसके डीएनए रिपोर्ट्स भी हैं। इसी तरीके से मैं बताया जाता है कि जिस दिन सिया के दिमाग में ये बात आती है तो वो जिन को उसका डीएनए टेस्ट करवाने के लिए बोलती है एंड जब वो डीएनए टेस्ट करवाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो बच्चा वाकई में चैंसे का नहीं है बल्कि में किसी और का है। इसीलिए वो उन रिपोर्ट्स को सीधे दिखाती है चैंसे को। चैंसे जब उन रिपोर्ट्स को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लग जाता है, जहाँ पर वो उसे देखकर कहने लग जाता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, उतने सालों से मैं इस बच्चे को अपना समझ रहा था और ये बच्चा किसी और का निकला। तभी जो सीसी होती है वो उसे बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था।
इतने में ही सीसी की नज़र सिया पर पड़ती है और वो कहने लग जाती है कि देखो वो हमारी वीडियो बना रही है। तभी वहाँ पर जिन की भी एंट्री हो जाती है। जो सिया होती है भाग कर जिन के पीछे छुप जाती है। तो कुछ इसी तरीके से जो जिन होता है वो वहाँ पर आकर कहने लग जाता है कि चैन से तुम्हारा भांडा फूट गया, तुम्हारे बेटे के बारे में भी सबको पता लग गया है एंड इस लड़की के बारे में भी। अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता है, तुम्हें जेल में अब जाना ही पड़ेगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि सभी लोग जो पहले सिया के खिलाफ थे धीरे धीरे करके चैन से की सच्चाई सभी के सामने आ जाती है कि चैन से झूठ बोल रहा था एंड उसका बेटा भी नाटक कर रहा था। इसी तरीके से ये जो न्यूज़ होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है एंड फैलते फैलते ये जो न्यूज़ होती है वो पता लगती है हमारी सिया की जो अंकल थे उनको। इस न्यूज़ को देखकर ना वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, ऐसा सोचने लग जाते हैं कि बेकार में ये चैन से को मैंने जेल से निकलवा दिया इतने सारे पैसे खर्च करवा कर, अब आखिरकार मैं क्या करूँगा, कहीं इसने मेरी सारी सच्चाई सिया को बता दी तो मेरी क्या हालत होगी। एंड इसी तरीके से जितने भी उन्होंने फ्रॉड कंपनी में किए होते वो एक एक करके उन सारे सबूतों को मिटाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर सिया की एंट्री हो जाती है और वो अपने अंकल को देखकर कहने लग जाती है कि अंकल मैं आपसे बातचीत करने के लिए आई हूँ, सर मुझे ये बताइए कि आप इस कंपनी में कब से काम कर रहे हैं। जबरदस्ती के अंकल काफ़ी ओवर स्वीट बनने की कोशिश करते हैं और कहने लग जाते हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बस 30 साल हुए हैं और इस कंपनी को मैंने अपनी जी जान सब कुछ दे दी। सिया उनसे बोलती है इसीलिए तो आपने कंपनी में इतने सारे फ्रॉड्स किए हैं और आपके फ्रॉड्स के सारी एविडेंस मेरे पास आ गए हैं। ये सब कुछ जानकर तो उसके अंकल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि कौन से फ्रॉड्स, क्या बोल रही हो तुम। सिया कहती है कि ज़्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारी सारी सच्चाई मुझे पता लग गई है कि किस तरीके से तुम हमारी कंपनी के अकाउंट से सारे पैसे निकाल दे थे एंड उन्हीं पैसों की बदौलत तुमने चैन से को भी जेल से छुड़वाया। तभी जो पुलिस वाले होते हैं ना वो चैनसे को पकड़ कर अपने साथ लेकर आते हैं एंड इसी तरीके से जो चैनसे होता है एक के बाद एक जो सिया होती है उसके अंकल की पोल खोलने लग जाता है, इस उम्मीद में कि जो सिया है वो उसकी सज़ा कम करवा देगी। तो इसी तरीके से जो अंकल होते हैं वो कहना चाहते हैं कि मैंने चैनसे को बाहर नहीं निकलवाया है, बल्कि मैं तो चैनसे से ठीक से बात भी नहीं करता हूँ। सिया ना उसके पास जाती है और कहने लग जाती है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी सारी सच्चाई पता लग गई है, चाहे तुम कितना भी झूठ क्यों ना बोल लो अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसी तरीके से जो जिन होता है वो कहता है कि तुम्हारे खिलाफ एक काफ़ी पुख्ता सबूत हमें मिला है। तो वो सारे सबूत दिखाता है पुलिस इंस्पेक्टर को, तब जाकर पता लगता है कि उसने करोड़ों का घोटाला किया था कंपनी के अकाउंट से और वो कंपनी के अकाउंट से पैसे निकाला करता था अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। अपनी चोरी पकड़े जाने के बावजूद भी लगातार वो सिया को धमकियाँ दे रहा होता है ये कहकर कि वो उससे पंगा लेकर अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन तभी सिया कहने लग जाती है कि मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता एंड इस तरीके से वो चैनसे को भी अपनी स्टेटमेंट बदलने के लिए बोलता है, लेकिन चैनसे कहता है कि अब मुझसे बिल्कुल भी स्टेटमेंट नहीं बदलनी है क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो वैसे भी तबाह हो गई है। जिसके बाद उसके जो अंकल होते हैं वो सिया के सामने घुटनों पर बैठ कर उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ तुम मुझे एक बार माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैं लालची हो गया था एंड इस कंपनी का प्रेसिडेंट बनना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी पुलिस वाले जो होते हैं वो चैनसे को लेकर चले जाते हैं एंड इसी तरीके से जो सिया होती है उसके अंकल को भी पकड़ लेते हैं एंड उसे वहाँ से खींच कर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। सीसी को जब चैनसे की ये खबर पता लगती है तो वो फटाफट से चैनसे के घर पर आती है एंड उसके बाद जितने भी उसके घर पर पैसे होते हैं उन सभी को निकालने लग जाती है। उसने सोचा था कि चुपके से वो उसके घर से इन सारे पैसों को लेकर चली जाएगी और उसकी मॉम को पता भी नहीं लगेगा। उसकी मॉम किचन में खाना बना रही होती है, तभी उसकी नज़र सीसी पर पड़ती है एंड सीसी को देखते ही ना वो भाग कर उसके पास आती है और कहने लग जाती है कि क्या कर रही हो तुम, चोरी करके यहाँ से पैसे लेकर जा रही हो। वो उसे जाने से रोक देती है, लेकिन जो सीसी होती है वो उसकी मॉम से झगड़ा करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अपने बेटे के पोषण के लिए मेरे को ये पैसे ले जाने पड़ेगी। तो इसीलिए वो वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तभी उसकी मॉम रोक देती है और कहती है कि मैं जान गई हूँ जिस लड़के को हम इतने टाइम से पाल रहे हैं वो हमारा पोता नहीं है, बल्कि मैं ना जाने कौन है। अब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है तो उसे मैं पालूंगी भी नहीं और ये पैसे मेरे बेटे के हैं तो इन्हें यहीं छोड़ दूँ। तभी वो क्या करती है, सीसी गुस्से में चैनसे की मॉम के पेट पर चाकू मार देती है एंड इसी तरीके से उसकी मॉम जो होती है ना कुछ ही टाइम बाद वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। सीसी ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और सोचती है कि वो यहाँ से भागेगी नहीं तो उसके बाद उसे पूरी ज़िंदगी अपनी जेल में बितानी पड़ेगी। वो फटाफट से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें देखना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा एंड इसी तरीके से वहाँ पर थोड़ी देर में पुलिस वाले भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने चैनसे की मॉम का मर्डर किया है, इसलिए हम तुम्हें जेल में डाल रहे हैं।
अब अपनी पूरी ज़िंदगी आगे की जेल में बिताना, क्योंकि तुम लोग दूसरों की ज़िंदगी को खराब कर कर खुद की भी ज़िंदगी को हमेशा के लिए ख़राब कर देते हो। जो सीसी होती है वो पुलिस इंस्पेक्टर को समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा नहीं किया है, बट उनके सामने ये सबूत पड़ा था, तो आखिरकार वो उसकी बातों पर कैसे भरोसा कर सकते थे। तो इसी तरीके से सारी की सारी न्यूज़ सिया को भी पता लगती है। जैसे ही उसे पता लगता है कि चैंज़े की मॉम की डेथ हो गई है, ये सब कुछ जानकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तभी वो पूछती है कि सीसी का बेटे का क्या हुआ? तो उसे पता लगता है कि उसको उन्होंने ऑर्फन हाउस छोड़ दिया है एंड अब से वो वहीं पर ही रहेगा। जिसके बाद जो जिन होता है वो कहने लग जाता है कि तुम्हें उन लोगों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारी जो सिया होती है वो जिन से इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि वो उसे किस कर लेती है और कहती है कि थैंक यू मेरी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए। तुम नहीं होते तो मैं उन लोगों से कभी भी नहीं लड़ पाती और अकेली पड़ जाती। फाइनली वो दिन आ गया था जब इन दोनों की एक दूसरे से शादी होने वाली थी। सिया के घर वाले एंड जिन के घर वाले दोनों के दोनों इन दोनों की शादी के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। तो उसी तरफ हम देखते हैं कि वहीं पर ही आ जाती है हमारी प्यारी सी सिया एक प्यारी सी वेडिंग ड्रेस पहनकर। एंड जिन जैसे ही उसे देखता है ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है और उसके इतने सालों का सपना आज पूरा हो गया था। वो जिया को देखकर कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा एंड तुम्हें एकदम प्रिंसेस की तरह ट्रीट करूँगा। आई नो प्यार के लिए तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, लेकिन अब तुम्हारा फ्यूचर एक्सपीरियंस जो होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तभी हमारी जो सिया होती है वो मुस्कुराने लग जाती है। इतने में ही उसकी नज़र उसके डैड पर पड़ती है। वो उन्हें गले लगा लेती है और कहती है कि सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ डैड, मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए, हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए। वाक़ई में आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट डैड हैं। भले ही मैं शादी कर कर जिनके घर तो चली जाऊँगी, लेकिन आपको कभी नहीं भूलूँगी क्योंकि आप मेरे दिल में हमेशा मौजूद रहेंगे। इसी तरीके से उसके जो डैड होते हैं उनकी आँखों से भी आँसू आने लग जाते हैं। वो हमारी सिया का हाथ पकड़ाते हैं जिनके हाथों पर एंड इसी तरीके से जो जिन होता है वो उसे देखकर कहने लग जाता है कि आज तुम्हारी आँखों में आखिरी बार आँसू आ रहे हैं, क्योंकि आज के बाद कभी भी तुम्हारी आँख में आँसू नहीं आएँगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जैसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, मैं अपने प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ूँगा और तुम्हारे डैड से भी ये प्रॉमिस करता हूँ कि उनकी छोटी-सी प्रिंसेस को हमेशा प्यार से रखूँगा, उसको कभी भी दुखी नहीं करूँगा। एंड इसी तरीके से यहीं पर ही हमारा ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को ये ड्रामा पसंद आया हो। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नए ड्रामे के साथ। तब तक के लिए बाय।